तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, डेट इज फ्लोटेशन। तो ये ग्रेविटेशन के चैप्टर के साथ ही है, बट क्योंकि ये थोड़ा सा अलग होता है इसलिए तुम्हें इसको अलग से पढ़ना है। तो फ्लोटेशन, अब इसमें सबसे पहली बात आती है, आपको समझना चाहिए कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट तो एक क्वांटिटी होती है बच्चों जिसको बोलते हैं थ्रस्ट। तो याद रखेंगे ये जो थ्रस्ट होता है, ये थ्रस्ट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर फोर्स। मतलब फोर्स ही है लेकिन ये परपेंडिकुलर फोर्स है। परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स किससे परपेंडिकुलर? तो परपेंडिकुलर टू एरिया, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, जो भी सरफेस का एरिया है उससे परपेंडिकुलर। जैसे मैं आपको बोलूं, तो बच्चों अगर ये एरिया है आपका इस तरीके से, तो अगर आप इस पे ऐसे फोर्स लगाते हो इस एरिया के परपेंडिकुलर, तो इसको थ्रस्ट कहा जाएगा, थ्रस्ट कहा जाएगा। इस पे अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे पैरेलल टू सरफेस, तो ये थ्रस्ट नहीं भाई। अगर आपका सरफेस ऐसी है तो इस सरफेस पे आप ऐसे फोर्स लगाओ परपेंडिकुलर, तो ये थ्रस्ट कहलाएगा। तो जो भी सरफेस के परपेंडिकुलर वाला फोर्स होता है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, है ना। तो थ्रस्ट इज अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच फोर्स इज अप्लाइंग। तो परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट, है ना। सिंपल सी बात ये। अब जब हम थ्रस्ट पता चल गया है कि वो फोर्स ही है, इसलिए थ्रस्ट की यूनिट जो होती है बच्चों, थ्रस्ट की यूनिट, ऐसा यूनिट वो न्यूटन ही होती है। बस अंतर ये है कि हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होता है ना। अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है, थ्रस्ट की डायरेक्शन फिक्स्ड है, देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वो मतलब डायरेक्शन सरफेस के हिसाब से चेंज होगी, बट सरफेस कोई भी लो उसके परपेंडिकुलर ही है, और किसी डायरेक्शन में थ्रस्ट नहीं लगता, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है। इसलिए थ्रस्ट की डायरेक्शन जो होती है वो फिक्स होती है। इसी से रिलेटेड एक टर्म डिफाइन किया गया है प्रेशर। प्रेशर समझने वाली चीज है ना, तो आपने थोड़ा प्रीवियस क्लास में देखा होगा, यहाँ पे भी हम देखते हैं। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर को डिफाइन किया गया है, प्रेशर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो जो एरिया कांटेक्ट में है उसको पर यूनिट एरिया अगर हम करेंगे तो थ्रस्ट होगा बच्चों, है ना। तो इट इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे मैथमेटिकली रखें तो प्रेशर को लिखा जाता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो क्योंकि थ्रस्ट फोर्स ही है जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, इसलिए इसकी यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर। लेकिन हम ज्यादातर जगहों पर इसको एक नाम दे देते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट रखी गई है। जैसे आपको याद होगा न्यूटन भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट उसको न्यूटन बोल देते थे। वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप बोल सकते हो पास्कल, पास्कल, पास्कल साइंटिस्ट का नाम है। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो प्रेशर है उसकी यूनिट पास्कल बोल दी गई। पीए से डिनोट करते हैं, पीए से, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आती है। चलो उसके आगे की बात करते हैं बच्चों। तो ये प्रेशर हो गया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन सी दैट पास्कल, है ना। पास्कल ज्यादातर यूज होती है। अब ध्यान से देखें तो एक चीज और याद रखेंगे बच्चों की प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है प्रेशर। अब कई बच्चों को ये लगता है कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है भाई, ये वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि थ्रस्ट मतलब फोर्स है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना बच्चों, ये जो थ्रस्ट है ये ऐसा फोर्स है जिसकी डायरेक्शन फिक्स है, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। अगर ये सरफेस है तो ऐसे लगेगा। तो जो थ्रस्ट है वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन फिक्स है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि कोई और डायरेक्शन है ही नहीं ना, डायरेक्शन हमेशा फिक्स है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो जब हमें फोर्स निकालना होता है या थ्रस्ट निकालना होता है, तो हम थ्रस्ट को निकाल सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। तो ये मैग्नीट्यूड देगा प्रेशर इंटू एरिया। लेकिन थ्रस्ट इसकी डायरेक्शन भी होगी, लेकिन डायरेक्शन हमेशा फिक्स है। तो हम बोलेंगे कि किसी भी सरफेस पे अगर प्रेशर लग रहा है
तो उस पे जो थ्रस्ट लगेगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगेगा, फिक्स है ना, फिक्स है। इसलिए मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लो और डायरेक्शन में पता है कि उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, थ्रस्ट जब निकालेंगे तो प्रेशर इनटू एरिया से मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं और डायरेक्शन हमेशा पता रहती है कि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको प्रेशर का जो है डेफिनेशन क्लियर है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है प्रेशर का, वो हम सोचते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी, है ना। तो पहले इसको जल्दी से देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये अभी हमने प्रेशर की डेफिनेशन देखी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर क्या होता है उसका थोड़ा सिग्निफिकेंस समझते हैं, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया से क्या मतलब है ये आपको देखें। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया कैसे लिखते हैं, अब आप ध्यान से देखो तो एक क्वेश्चन से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस तरीके से क्यूबॉइडल ब्लॉक है, क्यूबॉइडल ब्लॉक, क्यूबॉइडल ब्लॉक ऐसे। क्यूबॉइड तो जानते हो ना बच्चों आप लोग, क्यूबॉइडल ब्लॉक। मान लीजिए इसका ये जो है विड्थ, ये लेट सपोज 10 सेंटीमीटर है। ये जो इसकी हाइट है लेट सपोज 20 सेंटीमीटर है। और जो इसका बेटा ये है, ये मान लो लेंथ 50 सेंटीमीटर, ऐसा मान लेते हैं, कोई बुराई तो है नहीं इसमें, है ना, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसका जो मास है बच्चों, तो मास मान लीजिए कि इसका 5 kg है, 5 kg। चलो बहुत बढ़िया, मान लिया हमने। अब उन्होंने दो कंडीशन दी। उन्होंने बोला कि एक बार ये जो ब्लॉक है टेबल पर ऐसे रखा गया, ऐसे आप समझ सकते हो, लेंथ के अलोंग रखा गया, इस तरीके से रखा गया है, इस तरीके से रखा गया। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा, टेबल पे इस तरीके से रखा गया है ना बच्चों, ये वाला एरिया कांटेक्ट में टेबल। फिर उसके बाद इस ब्लॉक को सेकंड केस में ऐसे रखा गया, देखो ऐसे, ऐसे रखा गया सरफेस, यानी इस वाले फेस के अलाउंग रखा गया। समझ पा रहे होगे आप दोनों केस। तो दोनों ही केस में आपको बताना है कि प्रेशर कितना है, भाई सेम है अलग अलग है, अलग अलग है तो कितना है, उसकी वैल्यू निकालो। तो ये हमें निकालना है, चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखें तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो नीचे वाला फेस है ये पूरा कांटेक्ट में है, और इसमें कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है सरफेस पे, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पूरे का मास की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, जी की वैल्यू 10 ले लो, तो 5 इंटू 10, तो नीचे की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है, वो 50 न्यूटन का है। तो अगर फर्स्ट केस की बात करें, जो थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है बेटा, थ्रस्ट अपॉन एरिया लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो थ्रस्ट जो है वो तो 50 न्यूटन का है। एरिया कितना है, तो ये एरिया जो कांटेक्ट में नीचे वाला, नीचे वाला मतलब ये रेक्टेंगुलर एरिया, तो इसकी लेंथ बेटा कितनी है 50 सेंटीमीटर, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया हम निकाल सकते हैं फर्स्ट केस में 50 इंटू 10, लेकिन क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ करना पड़ेगा, तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। भाई 50 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻², और 10 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻², तो 10⁻² इंटू 10⁻², तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻4, तो एरिया लिखा जा सकता है बच्चों 5 इंटू 10⁻², है ना, 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा नीचे से, तो ये इतना बचेगा। अब आप ऊपर रखो तो प्रेशर आएगा आपका थ्रस्ट, डेट इज 50/5 इंटू 10⁻², तो 50 से ये कैंसिल, 5 10, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 1000 आ जाएगा। तो बेटा देखो 1000 पास्कल आ रहा है प्रेशर, 1000 पास्कल आ रहा है, 1000 पास्कल, है ना। अब देखते हैं यहां पर कि यहां पे क्या होगा सेकंड केस में। तो यहां पे आप ध्यान से देखो तो बच्चों फिर से प्रेशर जो है वो थ्रस्ट अपॉन एरिया लगाएगा। थ्रस्ट अभी भी कितना होगा बच्चों, नीचे की तरफ mg, अभी भी इसका मास ज्यादा m है, तो वेट तो अभी भी mg लगेगा, दैट इज 50 न्यूटन, तो थ्रस्ट तो अभी भी 50 न्यूटन है। अब एरिया कितना है इस केस में, तो जब आप इसको खड़ा कर दोगे तो ये वाला एरिया ना, मतलब ये लेंथ ये विड्थ, तो 10 इंटू 20 हो जाएगा, है ना बच्चों, 10 इंटू 20। तो हम यहाँ पे एरिया लिखेंगे अब जो है सेकंड केस में, जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है,
वो 10 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 200 और 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 2 इंटू 10⁻²मीटर स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे आप प्रेशर निकालो, तो थ्रस्ट है 50 अपॉन एरिया है 2 इंटू 10⁻², तो ये बचेगा 25, तो 25 इंटू ये 100, तो 2500 पास्कल। देखो बेटा प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर इंक्रीजेस। जैसे एरिया कम हुआ कांटेक्ट का और फोर्स उतना ही रहा, थ्रस्ट उतना ही रहा 50 न्यूटन का, तो प्रेशर बढ़ गया, यानी फोर्स का इफेक्ट बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया मतलब फोर्स का इफेक्ट बढ़ गया। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है तो फिर प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाता है। और जब प्रेशर एरिया ज्यादा होता है तो फोर्स का इफेक्ट कम होता है, प्रेशर कम होता है। अब इस बात को समझें और अच्छे से। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप समझा सकते हो। जैसे आपको अगर ये एग्जांपल्स बच्चों आप किताबों से पढ़ लेना, मैं बिल्कुल आपको समझा रहा हूं। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल दूं, आपके घरों में नाइफ है, नाइफ है ना बच्चों। तो इस तरीके से एक नाइफ है। तो अगर ये नाइफ है तो एक साइड इसकी ब्लंट एज होती है बच्चों, ब्लंट एज, और एक जो है वो शार्प एज होती है, शार्प एज। अब आपको कोई भी सब्जी वगैरह काटनी है बच्चों, तो आप खुद अकल लगाएं। आपको पता है ये चीज कि अगर मुझे कोई भी सब्जी काटनी है, भाजी काटनी है, कुछ भी काटना है, तो आप शार्प एज से काटना पसंद करते हो कि ब्लंट एज से? भाई ब्लंट एज से काटोगे तो कटेगा ही नहीं, नॉट कट, सब्जी तो कटेगी नहीं ब्लंट एज से। आप चाहे उस पर कितना फोर्स लगाओ, प्रेशर, भाई कांटेक्ट एरिया ज्यादा है ना ब्लंट एज में, क्योंकि वो ब्लंट है, तो कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, तो फोर्स लगाने पर प्रेशर कम मिलेगा। प्रेशर कम मिलेगा तो सब्जी नहीं कटेगी। जबकि शार्प एज में जो कांटेक्ट एरिया है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए सब्जी बहुत अच्छे से कट जाती है, सब्जी बहुत अच्छे से कट जाती है। सेकंड एग्जांपल, अगर मैं आपको सिरिंज का एग्जांपल दूं, तो बच्चों ऐसी होती है ना सिरिंज, इस तरीके से होती है। यहाँ पे एक पहले इस तरीके से ट्यूब होती है, और यहाँ पे इस तरीके से होता है, और बच्चों यहाँ पे एक पिस्टन होता है। अगर आपने कभी सिरिंज देखा, लगवाया होगा कभी ना कभी, सिरिंज आपको लगी ही होगी। तो इस तरीके से होता है ना सिरिंज। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिरिंज को ऐसी लगा देते हैं क्या, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले ज्यादा होता है भाई, ऐसे सिरिंज नहीं लगाते, आपके बॉडी में पेनिट्रेट ही नहीं करेगी ये ऐसे। इसमें एक पतली सी वो लगानी पड़ती है, सिरिंज, है ना। अगर आप ऐसे केवल इसको ले जाओगे आउटर पार्ट को, तो नहीं लगेगी। इसमें एक ऐसे सिरिंज लगी होती है बच्चों, और ये बहुत 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 पतली होती है, तो मतलब बहुत पॉइंटेड होती है, पॉइंटेड, यानी कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। तभी तो डॉक्टर थोड़ा सा फोर्स लगाता है तो ये आपके शरीर पे पेनेट्रेट कर जाती है, हमारे शरीर में पेनेट्रेट कर जाती है बहुत इजीली, बहुत कम फोर्स में। तो इतना ज्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि प्रेशर बढ़ गया ना, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर क्यों बढ़ा? क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है, तो प्रेशर जो फोर्स का है इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए बहुत आसानी से पेनेट्रेट कर जाती है। और आसानी से पेनेट्रेट कर जाती है इसलिए इंजेक्शन लग जाता है भाई, नहीं तो इंजेक्शन नहीं लगा पाते भाई, है ना। तो इस तरीके से आप देखो प्रेशर का इफेक्ट समझे, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस में आपको बता रहा हूँ प्रेशर का। तो एरिया कम होता है तो फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो चीज पेनेट्रेट कर जाती है। जबकि एरिया ज्यादा होगा तो पेनेट्रेट नहीं करेगी भाई। जैसे तीसरा एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि सैंड है भाई, सैंड है, सैंड है, रेती, सैंड, सैंड, सैंड। अगर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है बच्चों, तो उसके पैर जो है वो सैंड में धंस जाते हैं। आप रेत में बहुत आसानी से नहीं चल पाते हो क्योंकि आपके जो पैर है वो सैंड में धंस जाते हैं, पेनेट्रेट कर जाते हैं, पेनेट्रेट। लेकिन उसी की जगह आप सोचो, उसी रेत में आप ऐसे लेट जाओ, लेट जाओ, तो आपकी बॉडी पेनेट्रेट नहीं करेगी सैंड में, आपकी बॉडी नहीं धंसेगी, जबकि आपके पैर धंस जाते हैं, जबकि आपका वेट उतना ही है mg। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप पैरों से चल रहे हो तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो उसी फोर्स का इफेक्ट बढ़ गया, बढ़ गया तो आप पेनिट्रेट कर गए। जब आपका एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो आप नहीं धंसे, इसलिए ऐसा होता है। ये भी वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर, है ना। तो इसको समझे, प्रेशर में एरिया क्यों नीचे आता है, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि एरिया कम होता है तो इफेक्ट ज्यादा होता है, उसी को हम प्रेशर बोल रहे हैं। और एरिया ज्यादा होता है तो इफेक्ट कम होता है ना बच्चों, फिर वो आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकता। अगर मैं आपको और बात बताऊं, आप देखा होगा जो अच्छे क्वालिटी के बैग्स होते हैं, जो उसके बैग स्ट्रैप्स होते हैं, स्ट्रैप्स,
जिसको आप कंधों पे टांगते हो ना, तो बैक के जो स्ट्रैप्स होते हैं उनकी थिकनेस ज्यादा होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ताकि प्रेशर कम हो, तो आपके कंधे दुखेंगे नहीं। अगर आप ज्यादा वजन भी लेके चलोगे अपने कंधों पर तो आपके कंधे दुखेंगे नहीं, क्योंकि फोर्स का इफेक्ट आपने कम कर दिया एरिया बढ़ाकर। और वहीं पे अगर आप सोचो ये बैग स्ट्रैप्स एक रस्सी जैसे होते, तो फिर आपके कंधे दुखने लगते, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता, एरिया कांटेक्ट कम हो जाता है ना। तो ये बैग स्ट्रैप्स जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उसमें जानबूझ के मोटा रखा जाता है इसको, है ना, स्ट्रैप्स को मोटा रखा जाता है। मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर होगी। जैसे अगर और एग्जांपल की बात करें तो कैमल, देखो बच्चों हम रेत में धंस जाते हैं बट कैमल चल लेता है आसानी से, क्योंकि कैमल के पैर जो है उनका साइज बड़ा होता है। अच्छा, उसमें एक मस्कुलर चीज भी होती है, जेली लाइक, एक जो है मस्कुलर, उससे अटैच होता है पैर के नीचे। अब मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम तो उसको बोलते हैं, आप लोग देखना कहीं में आपको मिल जाएगा। तो कैमल के पैर के नीचे एक मस्कुलर टाइप का इस तरीके से वो लगा होता है। तो जैसे ही कैमल पैर नीचे रखता है तो ये मस्कुलर जो वो है लिगामेंट या जो भी आप बोलो, तो ये फैल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच हो जाता है तो एरिया बढ़ जाता है, इसलिए कैमल, एरिया बढ़ जाता है तो धंसता नहीं है फिर, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए कैमल जो है वो आसानी से चल लेता है, दौड़ लेता है रेत में, जबकि हम नहीं कर सकते ऐसा काम, है ना। तो कैमल का जो फुट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है ना बच्चों। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका बच्चों, प्रेशर का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे नोटिस बोर्ड की बात की जाए तो एक नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड में अगर आपको एक कोई नोटिस चिपकाना है तो उसमें आपने देखा होगा ना, ऐसे छोटे छोटे से पिन होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से पिन होते हैं, जिसका जो पॉइंटेड एंड्स होते हैं, अगर सोचो ये पिन कट जाए और इसका पॉइंटेड एंड नहीं हो, ब्लंट हो जाए एंड, तो फिर नोटिस बोर्ड पे आप नोटिस नहीं चिपका पाओगे। ये बहुत शार्प होते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हो अपने थंब से तो बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि एरिया कम हो जाता है। इस वजह से नोटिस बोर्ड पे नोटिस चिपक जाता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको फीलिंग आ रही होगी कि प्रेशर कैसे काम करता है। आपको कुल मिला के ये समझना चाहिए कि प्रेशर जो है वो थ्रस्ट का या परपेंडिकुलर फोर्स का कितना इफेक्ट होगा किसी सरफेस पे, ये बताता है। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा रखोगे तो इफेक्ट कम हो जाएगा उसी फोर्स का, और एरिया ऑफ कांटेक्ट कम रखोगे तो उसी फोर्स का इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको हो सकते हैं किताबों में दिए गए हों, आप उनको पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको प्रेशर की जो है वो अच्छे से समझ हो गई होगी, उसकी फीलिंग आ गई होगी, है ना। तो यहाँ से बच्चों इसको जल्दी से देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो देखिए अब होता क्या है कि जब हम हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सरफेस है और हम एटमॉस्फेयर में हैं, एटमॉस्फेयर में हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है भाई, एटमॉस्फेयर है। तो क्या है कि एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार सरफेस पे आके या हमारे ऊपर लगातार एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हिट करते रहते हैं बच्चों, हिट करते रहते हैं, हिट करते हैं। तो वो फोर्स लगाते हैं और हमारे ऊपर लगभग लगभग 8-10 किलोमीटर तक अच्छा खासा डेंस एटमॉस्फेयर है, तो उसका मास भी होगा। भले ही हमें एयर पार्टिकल्स दिखते नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन एटमॉस्फेयर तो है, एटमॉस्फेयर है, उसमें पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, तो वो टकराते हैं, टकराने के कारण परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, और परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो इसका एटमॉस्फेयर होने के कारण कुछ तो ये प्रेशर भी क्रिएट करता है, तो उसको बोलते हैं बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कोई भी चीज जब एयर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में होती है तो उस पर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये अभी आप याद रखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पी नॉट से डिनोट करते हैं, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है बच्चों 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी 1 लाख पास्कल। तो छोटा मोटा प्रेशर नहीं है एटमॉस्फेयर का, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो आप बोलोगे सर हमें तो इतना ज्यादा प्रेशर फील होता ही नहीं है, जब इतना ज्यादा प्रेशर है हमें तो नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई एटमॉस्फेयर है और हमें कोई दबा रहा है और इतना प्रेशर लगा रहा है। बेटा इसलिए फील नहीं होता क्योंकि एयर आपके अंदर भी जाती है, आपका ब्लड भी अंदर है, तो आपकी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो भी लगभग लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। इसलिए बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर हो गया तो वो दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा, तो आपको फर्क महसूस ही नहीं होता है ना।
क्योंकि अंदर से भी वही प्रेशर काम कर रहा है, बाहर से भी वही प्रेशर काम कर रहा है, इसलिए आपको महसूस नहीं होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको महसूस तब होगा अगर आप कहाँ चले जाओगे, ऊपर स्पेस पे चले जाओ। अब आपने देखा होगा जो साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते हैं स्पेस में, वो एक स्पेशल टाइप का स्पेस सूट पहनते हैं, स्पेस सूट। आपने कभी देखा है क्या वो बिना स्पेस सूट के ही ऊपर चले जाए? अगर वो बिना स्पेस सूट के ऊपर चले गए तो भाई अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, स्पेस में प्रेशर नहीं है, प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो फट जाएंगे, फिर फट जाएंगे, ब्लड ब्लड सब बाहर आ जाएगा उनका, इतना खतरनाक प्रेशर होगा। तो ऐसा स्पेस में होगा, इसलिए उसको स्पेशल टाइप के सूट जो है वो पहनने पड़ते हैं ताकि प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन कर पाए। जबकि हम अर्थ पे रहते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अंदर भी जो प्रेशर है वही बाहर प्रेशर है, तो हमें महसूस नहीं होता। लेकिन याद रहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छा खासा प्रेशर होता है, 1 लाख पास्कल के आसपास, छोटा मोटा प्रेशर नहीं है, इतना बात याद रखिएगा आप लोग, है ना बच्चों। अब ये वैल्यू कहां से आई, तो अभी कुछ समय के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई थी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टॉरिसली। तो टॉरिसली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वहां पे एक डिवाइस भी बनाई थी जिसको बोलते हैं बैरोमीटर, जो प्रेशर को मीजर करने का काम आता है ना। तो मैं आपको बताऊंगा अभी ये वैल्यू कैसे आएगी। फिलहाल अभी आप याद रखें कि जब भी कोई चीज एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। एटमॉस्फेरिक कितना प्रेशर लगता है, तो याद रखेंगे 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज और हमें समझनी है कि बच्चों जब भी कोई लिक्विड रेस्ट पे रहता है, जैसे ये वेसल है, और वेसल में मैं अगर आपको बोलूं कि ये लिक्विड रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, ऐसे ही रखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, रेस्ट पर है, तो अगर रेस्ट पर है तो ऊपर की जो सरफेस है वहां पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, तो ऊपर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन जैसे ही आप डेप्थ में जाओगे, डेप्थ में जाते हो, डेप्थ में आप जब बच्चों डेप्थ में जाते हो लिक्विड के, मान लो एच हाइट डेप्थ में चले गए, एच डेप्थ में चले गए, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पे कितना प्रेशर बढ़ जाता है, तो पी नॉट से बढ़कर रो जी एच हो जाता है, रो जी एच। अब यहाँ पे रो क्या है बेटा, तो याद रखेंगे दिस इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी है। डेंसिटी में अभी आपको एक बार डेफिनेशन बता दूंगा। जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये तो आपको पता ही है। और एच जो है वो तो हाइट है, कि कितनी हाइट हम नीचे गए। तो जब भी आप किसी लिक्विड में एच हाइट नीचे जाते हो तो प्रेशर इंक्रीजेस, और कितना इंक्रीज करता है बच्चों, तो रो जी एच इंक्रीज करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो इतना प्रेशर इंक्रीज करता है। अब मुझे यही बताना है आपको कि ये प्रेशर कैसे निकाला जाता है, रो जी एच, इसको हम कैसे निकालेंगे, लिक्विड में एच हाइट नीचे इतना प्रेशर कैसे बढ़ जाता है। तो उसका एक छोटा सा बच्चों डेरिवेशन है। तो ये हो सकता है कि आपको वो डेरिवेशन ना दिया गया हो एनसीईआरटी में, लेकिन हम फिलहाल, कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है। तो मैं एक बार इसको आपको बता देता हूं ताकि अपन को फीलिंग आ जाए कि हाँ भाई लिक्विड के अंदर हाइट में डेप्थ में जाने से इतना प्रेशर बढ़ता है। उसके पहले हम छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी हमेशा याद रखेंगे बच्चों, डेंसिटी जो है, डेंसिटी वो हमें किसी भी मैटर की हैवीनेस और लाइटनेस के बारे में बताता है। अगर किसी बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कम स्पेस में उसके पास मास ज्यादा होगा, यानी कंटेंट ज्यादा होगा, यानी कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा पास पास होंगे, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कम जगह पर ज्यादा मास होना, तो हैवीनेस ज्यादा है उसकी। और अगर ज्यादा स्पेस पे कम मास होगा तो वो हैवीनेस नहीं होगा, वो लाइट होगी बॉडी, तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो डेंसिटी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि पर यूनिट वॉल्यूम के स्पेस में कितना मास होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए डेंसिटी को ऐसे डिफाइन किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी, इट एक्चुअली टेल्स अस, इट एक्चुअली tells us tells us about about heaviness, about heaviness और लाइटनेस ऑफ बॉडी। तो डेंसिटी जो है वो हमें हैवीनेस या लाइटनेस ऑफ बॉडी के बारे में जानकारी देता है। और आप लिख सकते हो, एंड आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज,
it is defined as the mass of body per unit volume, mass of body per unit वॉल्यूम। यानी डेंसिटी को बच्चों ऐसे रो से डिनोट करते हैं, इसको रो बोलते हैं, ग्रीक लेटर है रो। डेंसिटी को इसी से डिनोट किया जाता है, एंड इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो डेंसिटी की यूनिट होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आपकी एसआई यूनिट है, केजी पर मीटर क्यूब। और अगर आप इसको, ये एसआई यूनिट है बच्चों, और अगर आप इसको लिखेंगे तो सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी। तो सीजीएस यूनिट जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो एसआई यूनिट है वो केजी पर मीटर क्यूब है। तो मेरे ख्याल से आपको डेंसिटी का जो फंडा है वो बच्चों क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको पहले जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, इसके बाद एक और टर्म है डेंसिटी से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे आप लिख लें तो बढ़िया है, बाद में यूज आएगा। दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो अभी हमने पढ़ा कि डेंसिटी क्या होता है, अब हम देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तो बच्चों, डेंसिटी जो है किसी भी मटेरियल की, जब उसको वाटर के कंपैरिजन में निकाला जाता है, वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में, तो उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी को कई बार स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखेंगे। तो कभी कभी उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल दिया जाता है ना, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो कहीं पर अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाए तो आप समझ जाना कि रिलेटिव डेंसिटी की बात ही की गई है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो डेंसिटी होती है वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो रो डब्ल्यू, वो अगर आप लिखोगे एसआई यूनिट में तो वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसको ग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्जन आपको आता है। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यही डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी। करके देखना आप, कन्वर्जन आपको आता ही है। 1000 kg पर मीटर क्यूब को जब आप सीजीएस में कन्वर्ट करके लिखोगे तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती है। यानी कि वाटर की डेंसिटी एसआई यूनिट में 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, जबकि वाटर की डेंसिटी सीजीएस यूनिट में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों, जो रिलेटिव डेंसिटी है आरडी, उसको डिफाइन किया गया है डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, मतलब रिलेटिव डेंसिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर के रेस्पेक्ट में किसी भी मटेरियल की डेंसिटी निकालेंगे तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। तो दिस इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये बच्चों डेफिनेशन है आपके रिलेटिव डेंसिटी की। अच्छा, याद रखें कि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, याद रखेंगे। ये जो है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है रिलेटिव डेंसिटी, यानी ये नंबर है एक। और ये नंबर हमें क्या बताता है, तो देखो ये नंबर हमें ये बताता है कि किसी भी मटेरियल का डेंसिटी जो है वो रिलेटिव डेंसिटी टाइम्स, रिलेटिव डेंसिटी टाइम्स वाटर है, वाटर की डेंसिटी। यानी कि किसी भी मटेरियल की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से कितने टाइम्स है, ये रिलेटिव डेंसिटी बताता है। इसलिए रिलेटिव डेंसिटी एक नंबर है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी जो है बच्चों वो 500 है, 500 है, तो इससे क्या समझे आप, तो आप समझेंगे कि उस मटेरियल की डेंसिटी जो है वो 500 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी 500 गुना वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। अगर मैं बोलूं किसी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी जो है वो जो है 7 है, 7, तो इसका मतलब आप समझोगे कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है वो 7 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर है, वाटर की डेंसिटी से 7 टाइम्स ज्यादा डेंसर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, तो इसका मतलब आप ये समझोगे कि उस मटेरियल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 0.8 टाइम्स है, मतलब
ऑब्वियसली बात है वाटर की डेंसिटी से उस मटेरियल की डेंसिटी कम होगी, क्योंकि 0.8 8/10 है ना बच्चों, तो ये लेस देन 1 का फैक्टर है ना, तो इसमें डेंसिटी कम हो जाएगी वाटर के कंपेरिजन। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव डेंसिटी का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि कितने गुना ज्यादा या कितने गुना कम है कौन बच्चों, मटेरियल की डेंसिटी किसकी डेंसिटी के कंपैरिजन में, वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में, उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। अच्छा याद रखेंगे ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो अगर आप वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में रखोगे तो आपको मटेरियल की डेंसिटी मिल जाएगी। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वाटर की डेंसिटी कितनी है बच्चों, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी मटेरियल की डेंसिटी आप लिख सकते हो रिलेटिव डेंसिटी को देखकर। रिलेटिव डेंसिटी में केवल आप यूनिट लगा दो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो ये मटेरियल की डेंसिटी मिल जाती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वहीं पे अगर आपको केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए तो आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। रिलेटिव डेंसिटी में आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, तो ये आपको किस में दे देगा डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब में। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं आपसे बोलूं मरकरी, मरकरी आपने सुना होगा ना बच्चों। फॉर एग्जांपल अगर मैं मरकरी की बात करूं तो मरकरी की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी फॉर मरकरी वो होती है 13.6। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट एक डाटा होता है, इसको याद रखना। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है मरकरी की वो 13.6 होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे डेंसिटी लिखनी है मरकरी की तो रिलेटिव डेंसिटी में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगा दो, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मरकरी की डेंसिटी मिल गई आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वहीं पे अगर मरकरी की मुझे जो डेंसिटी है वो एसआई यूनिट्स में चाहिए तो इसका 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13.6 इंटू 1000, तो ये आपका किस में आ जाएगा बच्चों डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब में। यानी 3000 13,600, 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो याद रखेंगे बच्चों मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो 13,600 मीटर क्यूब होती है, 13,600 मीटर क्यूब। और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और रिलेटिव डेंसिटी 13.6 का मतलब यह है कि मरकरी की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में 13.6 टाइम्स ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्लियर होगा बच्चों। तो इस तरीके से आप डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत काम आएगा आगे चलकर।